आज हम थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार भी कहते हैं, उनके विचारों को। हाँ, बिल्कुल। खासकर उनका जो नजरिया है जातिवाद और राष्ट्रवाद को लेकर। सही। हमारे पास इंडिया टीवी का एक इंटरव्यू है उनका, उसी के आधार पर बात करेंगे। उसमें उन्होंने एक इटावा की घटना का जिक्र किया था। हाँ, किया था, और कहा कि वो राजनीतिक फायदे के लिए करवाई गई थी, मतलब प्रायोजित थी। तो चलिए देखते हैं कि इस इंटरव्यू में वो जातिवाद और राष्ट्रवाद पर क्या कहते हैं और इन्हें कैसे जोड़ते हैं आपस में। हाँ। उन्होंने ये भी कहा इंटरव्यू में कि ये जो इटावा जैसी घटनाएं होती हैं, इनसे मन को बहुत बहुत दुख पहुंचता है। हाँ, कहा। खासकर भारत जैसी जगह पर, जहां रैदास, सूरदास, कबीर जैसे संत हुए, जिन्होंने हमेशा जोड़ने का काम किया। बिल्कुल। और वो इस घटना को ना सिर्फ एक अकेली घटना की तरह नहीं देखते, वो ऐसे एक बड़े मुद्दे से जोड़ते हैं। अच्छा, किस तरह का मुद्दा? उनका मानना है कि कुछ लोग हैं जो जानबूझकर जाति के नाम पर या क्षेत्र, भाषा के नाम पर भारत में जैसे विभाजन पैदा कर रहे हैं। उनके अपने शब्द थे कि घी डालने का कार्य किया जा रहा है, मतलब आग में घी डालने जैसा। ओके। और इसी के जवाब के तौर पर या समाधान के तौर पर वो राष्ट्रवाद का विचार सामने रखते हैं। अच्छा, तो वो राष्ट्रवाद को इसका हल मानते हैं। हाँ, उनका तर्क काफी सीधा है। वो कहते हैं कि अगर भारत को भव्य बनाना है, समृद्ध बनाना है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, वैसा शक्तिशाली बनाना है, चाहे वो सेना में हो या अर्थव्यवस्था में, तो फिर हर भारतीय को ये जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, इन सब से ऊपर उठना होगा। उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रवाद पर प्रत्येक भारतीय को कार्य करना पड़ेगा। मतलब एकता पर जोर। हाँ, एकता पर जोर। उनका मानना है कि ये जो छोटी सोच है, संकुचित मानसिकता, इससे देश महान बन सकता। तो उनके लिए राष्ट्रवाद ही है जो इन बांटने वाली ताकतों का जवाब है। ये देखना दिलचस्प है कि वो जातिवाद को कितनी गंभीर समस्या मानते हैं। सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं कहा उन्होंने। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यहाँ तक कहा कि देश के लिए ये सबसे बड़ा कैंसर का जहर है, वो जातिवाद का जहर। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। हाँ, ये बहुत भारी शब्द हैं, और वो ये भी इशारा करते हैं, दबे शब्दों में नहीं, काफी साफ तौर पर, कि इसके पीछे कुछ नेता हैं। हाँ, कि कुछ नेता जानबूझकर इसे हवा देते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इससे जो आम लोग हैं, समर्थक हैं, उनका भला हो ना हो, लेकिन जातिवाद से जातिवाद के नेताओं को लाभ जरूर होना चाहिए। ये तो सीधा राजनीतिक कमेंट हुआ इंटरव्यू में। बिल्कुल। और एक और बात ध्यान देने वाली है, जब इंटरव्यू में उनसे उनके अपने काम के तरीकों पर या सनातन परंपरा के प्रचार पर सवाल होते हैं। हाँ, आलोचना तो होती है उनकी। हाँ, तो उनका रवैया काफी दृढ़ रहता। वो कहते हैं कि मैं आलोचनाओं की परवाह नहीं करता, अपना काम करता रहूंगा। वो हाथी चले बाजार वाली कहावत भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और उनका संकल्प भी स्पष्ट है। उन्होंने कहा, हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे। तो ये दिखाता है कि आलोचनाओं के बावजूद वो अपने लक्ष्य पर कितने टिके हुए हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटे, जो इंटरव्यू के अंश हमने देखे, तो धीरेन्द्र शास्त्री की एक साफ तस्वीर उभरती है। हाँ, क्या मुख्य बातें लगती हैं? उनके हिसाब से पहली बात, जातिवाद एक बहुत खतरनाक चीज है, एक जहर है। दूसरी बात, इसे कुछ राजनीतिक ताकतें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। सही। और तीसरी कि इस समस्या का समाधान वो राष्ट्रवाद में देखते हैं। हाँ, और इंटरव्यू से ये भी लगता है कि उनका अंतिम लक्ष्य क्या है। वो इस जातिवाद के जहर को मिटाकर देश में राष्ट्रवाद स्थापित करना चाहते हैं। और राष्ट्रवाद से उनका मतलब है, उनके शब्दों में, ताकि भारत हिंदू राष्ट्र बन सके। तो ऐसा लगता है कि उनके विचारों में ये जातिवाद का खात्मा और हिंदू राष्ट्र का निर्माण, ये दोनों लक्ष्य कहीं ना कहीं जुड़े हुए। यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। क्या सवाल? कि देखिए, भारत की पहचान तो हमेशा से ही विविधता वाली रही है ना? जैसा उन्होंने खुद भी माना, रैदास और कबीर जैसे संतों का नाम लिया। हाँ, लिया था। तो जब राष्ट्रवाद के नाम पर एकता बनाने की बात होती है, तो इस कोशिश का उन अलग अलग परंपराओं और दृष्टिकोणों के लिए क्या मतलब होगा? क्या वो सब साथ साथ चल पाएंगे जिनका जिक्र वो खुद कर रहे हैं? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।